हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 14 सिक्स्थ क्लास का। एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज जल, यानी कि वाटर। तो इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है वाटर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जल है तो कल है, आपने ये कहावत सुनी है। ठीक है, जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। तो आपने जल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड बहुत सारी जो कहावतें हैं वो सुनी होगी। तो स्टूडेंट, आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, जो जल है उसकी किल्लत को महसूस कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में क्या होगा, इससे भी ज्यादा किल्लत जो है हमें वो देखने को मिल सकती है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि पहले धरती पे बहुत ज्यादा जल था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जल भी बिकने लग गया। स्टूडेंट्स, जो पानी है, पानी बोटल्स में बिकने लग गया। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब पानी बिकने लग जाए ना, तो समझो कि काल आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है, आप कहीं सफर में जाते हो कहीं भी, आपको एक पानी की बोतल भी क्या है, बहुत महंगी मिलती है, यानी कि पानी बिकने लग गया है। तो स्टूडेंट्स, आने वाले कल में हमें वो पानी भी नसीब नहीं होगा यदि हम इसको व्यर्थ बहाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो जल, कितने जल का प्रयोग हम कर सकते हैं दिन में, ठीक है, और हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है, जल चक्र क्या होता है, पौधे जो है वो जल को किस तरह से यूज करते हैं, बादल कैसे बनते हैं, महासागरों की तरफ पानी कैसे वाष्पीकृत हो जाता है, यदि भारी वर्षा हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए तो हम क्या करेंगे, यदि वर्षा हो ही ना, बहुत कम वर्षा हो तब क्या होगा, ठीक है, और वर्षा का जल संग्रहण किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, अपने नोट्स की तरफ चलते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट, जल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। हमारी जो विज्ञान है, ये सिक्स्थ क्लास की विज्ञान का जो चैप्टर चला हुआ है जल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वही बात हुई, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो एक बार आप मेरे साथ मिलके बोलो, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारे दैनिक जीवन में पानी है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। खाना बनाने में, कपड़े धोने में, खाना पकाने में, बर्तन साफ करने में, नहाने में, या हर कोई जो कार्य हम करते हैं उसके अंदर किसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, जल का ही। तो वो देखो स्टूडेंट, जो है हम हर महत्वपूर्ण जो कार्य है हम वो जल के द्वारा ही करते हैं। और स्टूडेंट्स, कभी आप अंदाजा लगा के देखना, जो आप एक दिन में 26 बाल्टी के लगभग पानी का उपयोग करते ही करते हो। आजकल क्या है स्टूडेंट्स, आपके घर पे टंकी लगी हुई है तो आपको पता ही नहीं चलता कितना पानी आप यूज कर रहे हो। आपकी मदर सुबह भी टंकी को भरती है, शाम को भी टंकी को भरती है, कई कई घरों में तो 3-3 बार टंकी को भरा जाता है। तो आपकी टंकी देखिए कितनी बड़ी होती है वो। ठीक है, किसके घर 500 ml की लगी है, किसी के घर जो आपकी 1000 मिलीलीटर की, इस तरह से लीटर की, 1000 लीटर की लगी हुई है। ठीक है, तो उस मतलब कि जो टंकी है उसको भी हम एक टाइम में ही यूज कर लेते हैं। तो हम सपोज करने वाली बात है, हमें सोचने वाली बात है कि आप एक दिन में कितना पानी यूज करते हो। ठीक है, हर काम जो है आपका पानी से ही होता है। तो ये पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, अपने उपयोग के लिए जल हम नदियों, तालाबों, कुओं अथवा हैंड पंपों से प्राप्त करते हैं। कुछ जल शहरों में टूंटियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो टूंटियां हैं इनका जल भी नहरों, कुओं आदि से, इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आई थिंक, से प्राप्त होता है। टूंटियों का जल भी नहरों, कुओं आदि से पाइपों के नेटवर्क के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है। यदि आप शहर में रहते हो तो शहरों में क्या होता है, ये नेटवर्क होता है, जाल बिछा होता है पाइपों का, वहां से आपके घर तक जो है जल को पहुंचाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक घर में जल प्राप्त करने का ढंग अलग होता है, पर स्रोत एक ही होता है। ठीक है, अब कई घरों में मोटर से, कई घरों में हैंडपंप से, तो पानी के स्रोत अलग अलग हैं, लेकिन पानी का स्रोत एक है, लेकिन उनको प्राप्त करने का तरीका तो अलग ही है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा होता है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों, महासागरों में है। समुद्री जल खारा होने के कारण प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट है जल चक्र। जल चक्र क्या होता है, जल के विलुप्त होने की प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। देखो भाई स्टूडेंट्स, जो आपका जल है, जल का जो चक्र है वो क्या है। ठीक है, अब तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि क्लियर नहीं है, तो अब देखिए इसको। तो यहाँ जल चक्र की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। यदि घर में फर्श पर कुछ जल गिरा पड़ा है, आपके घर में पानी, जैसे पानी की कुछ बूंद फर्श के ऊपर गिर जाती है,
आप देखते हो कि कुछ ही समय के बाद वो गायब हो जाता है, होता है ना ऐसा, पानी गिरा और कुछ समय के लिए आप बाहर गए तब तक पानी गायब हो चुका था। इसी प्रकार आप गीले कपड़े सूखने के लिए डालते हो तो देखते हो कि कपड़े सूख गए, पानी कहाँ गया कपड़े का। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की गर्मी के कारण जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और कपड़ों व फर्श का पानी विलुप्त हो जाता है। यह जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाता है। सूर्य के प्रकाश में जल का वाष्पन, धूप और छाया दोनों में जल का वाष्पन होता है। 2 प्लेटों में जल ले लो, एक प्लेट छाया में और एक प्लेट धूप में रख दो। छाया वाले स्थान में रखी हुई प्लेट में से जल जो है विलुप्त होने में अधिक समय लगता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा नहीं पहुंच पाती। तो देखो स्टूडेंट, आपका जो एक आपने प्लेट छाया में रख दी और एक प्लेट कहाँ रख दी, धूप में। जो छाया वाले स्थान में रखी प्लेट थी उसका जल विलुप्त होने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, और जो धूप वाला है वो सूर्य के प्रकाश के कारण बड़ी जल्दी से विलुप्त हो जाएगा। यदि आप देखा होगा आपने कि जिस टाइम एक साइड धूप आ रही है एक साइड छांव आ रही है, ठीक है, आप धूप वाली जगह पानी फेंकोगे तो वो 1 सेकंड में सूख जाता है, गर्मी के दिनों में खास करके। तो लेकिन आपने जो छांव वाला हिस्सा है वहां पर पानी फेंका तो वहां पर सूखने में काफी समय लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, पौधों द्वारा जल की क्षति। तो जो पौधे हैं वो किस तरह से जल को क्षति पहुंचाते हैं। पौधे जल को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम के द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं और वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है तथा बादलों में मिल जाता है। पौधे की जड़ों में जल पौधों के अन्य भागों में पहुंच जाता है और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधे को आप जल देते हो तो वो क्या करता है, जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देता है उसको, और वायु में जो जलवाष्प है वो संगमन प्रक्रम के द्वारा प्रवेश करता है और बादलों में जाकर मिल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रम को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर बादल कैसे बनते हैं, जैसे जैसे हम धरती के सतह से ऊपर उठते हैं ठंड बढ़ती जाती है। जब हवा ऊपर उठती है तो ठंड होती है। पर्याप्त ऊंचाई पर हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें मौजूद जल वाष्प संघनित होकर सूक्ष्म बूंदों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो वो सूक्ष्म बूंदों में बदल जाते हैं। ये सूक्ष्म बूंदें हवा में तैरती रहती हैं जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जो जैसे से हम जो है धरती से ऊपर जाते हैं तो हमारी जो है ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, हवा ऊपर की ओर उठती जाती है, ठंड होती जाती है। तो पर्याप्त ऊंचाई पर क्या होती है, हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि इसके अंदर जो मौजूद जल वाष्प होते हैं वो संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में आ जाते हैं हमारे पास, सूक्ष्म बूंदों के रूप में। ठीक है, इन्हीं से जो है हमें बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पुनः महासागरों की ओर जल चक्र। अब वही जल चक्र पुनः महासागर की तरफ किस तरह से चला जाता है स्टूडेंट। जो जल धरती से यहाँ पर खिंडा था पानी वो बादलों में चला गया, अब वही पानी नीचे भी आता है, जल चक्र बोलते हैं। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल बादलों में मिलता है तो वर्षा, ओले, हिमपात इसके रूप में वापस धरती पर आ जाता है। ये प्रक्रम क्या कहलाता है स्टूडेंट, जल चक्र कहलाता है। आइए इस प्रक्रम को समझते हैं। वर्षा का जल भी झीलों, तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हो जाता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापिस वायु में चला जाता है। ठीक है, कुछ भाग इसका जो है वो वायु में वापिस चला जाता है स्टूडेंट्स। बाकी जल भूमि में रिस जाता है, इसे भौम जल कहते हैं। जो पानी भूमि में रिस जाता है उसको भौम जल कहते हैं। भूमि के पृष्ठ पर वर्षा रूपी जल ओला, हिम के रूप में महासागरों में वापिस पहुंच जाता है और वर्षा, ओलो, हिम के रूप में वापिस आ जाता है और अंत में वह वापिस महासागरों में लौट जाता है। तो इस चक्रण को हम क्या कहते हैं, जल चक्र। यानी कि जो पानी आपका धरती से महासागरों में से आपका वाष्प बन के बादलों में गिरा और वही जो बादलों में से नीचे आ गया, तो ये पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है, आपका जल चक्र कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका कैसा चक्र हो गया, जल चक्र बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर आपने धरती पर पानी खिंडाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वाष्पित होके ऊपर चला गया और ये बादलों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये बादल जो है वर्षा से पानी से भर चुके हैं जो वाष्पीकृत होके ऊपर गया था, ऊपर की तरफ। ठीक है, और कुछ समय के बाद क्या होगा, यहाँ पर इतना संघनन हो जाएगा कि ये बूंद बन के नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये हिम के रूप में, ओलों के रूप में हमें धरती पर वापस मिल जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, यही पानी ऊपर क्या था, यही पानी नीचे आ गया। तो इस चक्र को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जल चक्र कहते हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो स्टूडेंट आपको पता है, आप टीवी देखते हो तो बहुत ज्यादा किसी एरिया में जो बारिश होती है तो वहां पर क्या होती है स्टूडेंट्स, जलों का जो जल है, तालाबों का, झीलों का, वहां का बहुत ज्यादा भर जाता है, उसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन जाता है। ठीक है, तो आपने सुना है ना कई शहरों में जैसे बाढ़ आ गई है ना, तो वहां पर यही कारण हो जाता है। यह खेतों में, वनों में, गांवों में, शहरों में जलमग्न कर देता है। बाढ़ के समय में रहने वाले जीव भी जो है वो बेचारे बह जाते हैं। ठीक है, जब बाढ़ का जो जल आता है ये जीव थल भाग में फंसकर मर भी जाते हैं, इसलिए भारी वर्षा खतरनाक होती है। अब बात आई स्टूडेंट, अगर भारी वर्षा होगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी ना। और अब काफी काफी समय तक वर्षा ही ना हो, यानी काफी कम वर्षा हो, वहां पर क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। यानी कि दोनों ही चीजें जो है खतरनाक है। यदि भारी वर्षा होती है वो भी खतरनाक है, यदि वर्षा होती ही नहीं, कम होती है तब भी। यदि किसी क्षेत्र में काफी लंबे समय तक वर्षा ना हो, वहां भी मृदा सूख जाएगी। सूखा पड़ने की संभावना जो होगी, उस क्षेत्र में तालाब, कुएं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाता है। बोम जल की भी कमी हो जाती है और सूखा भी पड़ जाता है। और सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, जिससे लोगों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, हम जल को कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं, जल को कैसे संभाल सकते हो भैया आप। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका उपयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी लंबी कतारों में, देखा आपने टीवी में कई बार क्या होता है, लंबी लंबी लाइनों में लग के जो है जल को भरने के लिए जाया जाता है ना। काफी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं जल को भरने के लिए, कुओं से लिया जाता है रस्सी डाल के। तो देखो, खाने के उत्पादन तथा उद्योगों में भी जल का सबसे अधिक जो है मात्रा का उपयोग हो रहा है आजकल। इन्हीं कारणों से जल की कमी भी संसार के कोने कोने में हो रही है, इसलिए जल को बड़े विवेकपूर्ण उपयोग से यूज करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल को यूज करते समय बड़ा ध्यान रखो। जब आप नहा रहे हो तो ऐसे ही टैप को खुला मत छोड़ो, जितना पानी चाहिए उतना ही यूज करो। तो स्टूडेंट्स, आपके कोऑपरेट से ही हम इस जल को बचा सकते हैं, वरना ऐसा होगा आपके आने वाली आगे पीढ़ियां जो आएंगी, आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, तो उनको पानी की किल्लत देखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे बाहरले देशों में पानी बहुत कम मिलता है ना, महंगा बिकता है, वैसा ही वो स्थिति जो है वो आने वाली है, बहुत जल्द ही ये स्थिति आ जाएगी। अब जल को कैसे संग्रहित करके रख सकते हो, वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसका भंडारण करना, बाद में उसका उपयोग करना। देखो, वर्षा के जल को संभालना सबसे अच्छी बात है। वर्षा आती है तो उसके जल को आप भंडारित करके रख सकते हो। ठीक है, तो कैसे, इसका वर्षा का जो जल है उसको संग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। इससे भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक या पाइपों की सहायता से, जैसे भी आपको सही लगे, पहुंचाया जा सकता है। इससे मिट्टी के कण भी उपस्थित हो सकते हैं। उन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित यानी कि साफ किया जाता है। जैसे वर्षा का जल आता है तो आप क्या करते हो, उसको टैंक में, कोई टैंक है आपकी छत पे, उसके अंदर वर्षा का जल जो है वो टैंक में भर जाता है, या फिर आप पाइपों के द्वारा जो है पहुंचा सकते हो, जल को संग्रहित करके रख सकते हो। कुछ नालियों के द्वारा भी कर सकते हैं। सड़क के किनारे पे नालियां बनाते हैं, उसमें वर्षा का जो जल है वो भूमि में सीधा पहुंच जाता है, और इस प्रकार से हम वर्षा के जल को संग्रहित करके रख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप जो है वर्षा के जल को किस तरह से यूज कर सकते हो, बाद में बहुत अच्छा होता है। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हिम क्या होता है, वर्षण के दौरान जल का जमा हुआ रूप। हिम जैसे ओले आ जाते हैं ना, कई बार ओले देखे है ना, बर्फ के छोटे छोटे से। जल वाष्प क्या होता है, जल का गैसीय रूप। ठीक है, यानी कि वाष्प बन के उड़ जाना। ओले क्या होते हैं, वर्षण के दौरान जल का जमा हुआ टुकड़ा या ठोस रूप में गिरना, ओले कहलाते हैं। भूजल क्या है, जो जमीन के अंदर, ठीक है, भीतर जो उपस्थित जल है। वाष्पन क्या है, जल का द्रव रूप से वाष्प रूप में बदल जाना। संघनन क्या है, वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ, प्रसंवेदन। ये क्या है, पौधे द्वारा वाष्प के रूप में अत्यधिक जल छोड़ने के प्रक्रम को प्रसंवेदन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके 2-3 चैप्टर जो रह रहे हैं, तो 6th क्लास का जैसे ही ये सिलेबस खत्म होता है तो हम सीटेट की और एसटेट की लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े रहेंगे हम।
तो आगे हम नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट 9th 10th और +1 2 तो मैंने स्टार्ट कर रखी है साइंस की। जो हमारी 7th और 8th है उसकी भी मैं बहुत जल्द आपके सामने वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।